आइए समझते हैं। हम आप सभी ध्यान देते हैं, जब हम आप सभी अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे, किसके गुलाम थे? अकेले किसके? अंग्रेजी हुकूमत के। आज किसके गुलाम हैं? अपनों के गुलाम है ना? किसके गुलाम है? अपनों के गुलाम है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए, हम आप सभी बिना मुकुट के राजा हैं। इतिहास में पढ़ेंगे ना, बिना मुकुट के राजा कौन था? नाम है हम आप सभी। देश का संविधान क्या कहता है कि भारत की जनता देश की राजा है ना? ये कहा जाता है। लेकिन हम आप अपने राजा, हम आप सभी राजा हैं, लेकिन हम आप सभी राजा होते हुए भी अपना नेता चुन लेते हैं, जिन्हें नाम देते हैं राजनेता। नाम नहीं सुन देते ना? तो हम आप सभी किसके गुलाम हैं? तो राजा है, फिर भी उनके गुलाम हैं। आप जरा नौटंकी सीखिए। जो राजा होता है किसका गुलाम होता है? मंत्रियों गुलाम होता है ना? तो हम आप सभी मंत्रियों के गुलाम है। प्रधानमंत्री लियो तो मंत्री, गृह मंत्री लियो तो मंत्री, सब मंत्री तो हैं। तो अक्सर राजा मंत्रियों के का गुलाम होता है ना? अक्सर राजा मंत्रियों का गुलाम होता है ना? वह सिद्धांत कहा गया है कि हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली क्या करती है? निवाड़ देती है। वही हाल हमारा आप सबका है। हम आप सभी राजा है, लेकिन फिर भी राजा बनाम भिखारी है ना? आइए समझते हैं। तो देखिए, बंगाल में गवर्नर, जब हम आप अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे, उसी समय आपने देखा कि हम आप सब देखें कि बंगाल में गवर्नर बना। और इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। वही बाद में हमारे यहाँ सबके यहाँ 1773 में चार्टर एक्ट आता है। क्या कहते हैं उसे? रेगुलेटिंग एक्ट। जरा समझो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। आप एक एक शब्दों पर गहनता ध्यान देंगे, क्योंकि प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कोई प्रैक्टिस सेट में हल किया गया प्रश्न आपको मिल जाए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? रेगुलेटिंग का मतलब कुछ और नहीं है। रेगुलेटिंग का मतलब एक बड़ा अच्छा अर्थ है। जरा सोचो, अगर हम आपके घर पर अधिकार कर लेंगे, तो आपके घर पर अपने घर को चलाने के लिए, आपके घर को चलाने के लिए अंतर होता है ना? आप घर पर अधिकार कर लेंगे तो हमें पहले आपकी कमजोरियों को जानना पड़ेगा। आपकी कमजोरियां क्या क्या है ना? फिर उन पर हम अधिकार, अपना कानून बनाएंगे। इन पर पूरा प्रतिबंध लगाओ। भैया देखो, उन पर क्या करो? प्रतिबंध लगाओ। जैसा आप जानते हैं, हमारे आप सबके यहाँ अवध पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया। कहा गया, पहले क्या कहा गया था? कहा गया जितनी अवध की रानियां हैं, इनके सारे सामान आदि की सुरक्षा हम ही करेंगे ना। और बाद में कहा गया हम सुरक्षा नहीं करेंगे, इनको सब अपने जब्त कर लेंगे। कहा गया था ना? उसी तरह आपके अगर घर पर हमें अधिकार करना है, पहले आपकी कमजोरियों को जानना होगा हमें, और जानने के बाद वो जो कमजोरी जानेंगे, उस हिसाब से हम नियम कानून बनाएंगे ना। उसी तरह जब देश पर हमारे आपके अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने, उस समय हमारे आपके देश पर जो है हमारी आपकी कमजोरियों का अध्ययन कर नियम कानून कुछ भेजे इंग्लैंड से बना करके। उन्हें कहा गया, और काहे के लिए? भारत पर शासन करने के लिए। समझ पा रहे हैं? और शासन को अंग्रेज में कहते हैं रेगुलेशन। क्या कहते हैं? रेगुलेशन। ठीक, और उससे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। बात समझ पा रहे हैं? भारत पर शासन करने के लिए बनाए गए नियम कानून ही अधिनियम थे। क्या थे? अधिनियम से। इन्हें हम अंग्रेजी में कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट, या कुछ और नहीं। समझ पा रहे ना? तो रेगुलेटिंग एक्ट, यह नियम आया कब? 1773 में, इसलिए इसे कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कोई समस्या? बात समझ पा रहे हैं? इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बातें थी? देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बातें थी उनको हम बाद में पढ़ेंगे, इतने जानो खा लिए। ठीक है, तो 1773 में मुख्य बात तो ये थी कि जो बंगाल का गवर्नर है, इसका नाम बदल करके पद का नाम कर दिया जाए गवर्नर जनरल। क्या? गवर्नर जनरल। अरे जैसे हमारे आपके बाबा जी ने, सीएम साहब ने जो है इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया, उसी तरह जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदल के सूरा कहा गया। अब हम बंगाल के गवर्नर जनरल नाम कर दिया गया। समझ पा रहे? तो बंगाल का गवर्नर का नाम, गवर्नर पद का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कब किया गया? तो आप याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या का? ठीक, देखो, इसके तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। इसका जीवन काल रहता है, जीवन काल पद पर। ठीक है, 20 अक्टूबर सन 1773 से लेकर के 1 फरवरी सन 1785 तक। आप पूरा पढ़ लेंगे तो याद रख के या लायक कर आएंगे किसका जीवन काल सबसे समय ज्यादा समय तक था। ठीक है, तो आप देखोगे ये कितना 7 5 12 साल हुआ? नहीं हुआ? हुआ। देखो,
इसकी विशेषता कि बंगाल में जो द्वैध शासन को लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था सन 1765 में लगाया, जो 72 तक चला। अच्छा, 73 में सबसे पहले इसने हटा दिया। तो बंगाल पर द्वैध शासन लगाया किसने? क्लाइव ने। हटाया किसने? हेस्टिंग्स से। हाथ से हटाना, हाथ से हेस्टिंग। समझ पा रहे? ये आगे इसकी विशेषता है कि इसने जिले में, प्रत्येक जिले में अदालत की स्थापना की। वो भी अदालत कौन? दीवानी और फौजदारी। ठीक, दीवानी और फौजदारी। ये दीवानी और फौजदारी हमसे एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, तो आप इतना याद रखो, फौजदारी में लड़ जाओ, ठीक है, लाठी वाठी चला जाओ, काम चलेगा। फौजदारी कहीं फौजदारी हो गई, लड़ाई हो गई। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या? इसको फौजदारी कहते हैं। गोली कांड हो जाए, कायम चले जाएगा। आए दिन कहते हैं क्रिमिनल, क्रिमिनल नाम सुनो, क्रिमिनल अपराधी नाम सुनो, ये हो जाएगा। अच्छा, और दीवानी में आपके वो सब चीजें आती है जिनके इंसान दीवाना होता है, चाहे जमीन के इंसान दीवाने नहीं होते का। जमीन वाले मामला कहाँ चलेंगे? दीवानी में। बात समझ पा रही? महिला पुरुष आदि के मुकदमा कहाँ चलेंगे? सब दीवानी में। बात समझ पा रहे? नहीं बात समझ पा रहे? तो दीवानी के एक शब्दों में इतना याद रखना, हमारे शब्दों में, कि जिनके इंसान दीवाना होता है लगभग मानो दीवानी में। ठीक, याद रखेंगे अब पेपर के हिसाब से, बाकी कोई नियम तो है नहीं। फौजदारी लड़ाई दंगा वाले, कोई समस्या? तो दीवानी और फौजदारी न्याय जो अदालतों की स्थापना कौन किया? आंसर वो आपका होगा वारेन हेस्टिंग्स। कोई समस्या? इसे थोड़ा बना कब? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लग जाएगा। दीवानी और फौजदारी बात समझ में आई ना? दीवानी और फौजदारी। दीवानी हमारा अब कहाँ है? ओवरब्रिज के बगल में है कि नहीं? और फौजदारी जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कचहरी। ये कहाँ है? स्टाफ का अदालत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। तो बताओ, और वह स्थान है कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1774 कब हुई? तो 1774 हुई किसके तहत? आंसर आपका होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। याद रखोगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। इसका प्रमुख सीजे का मतलब चीफ जस्टिस किसे बनाया गया? इम्पे को, एलिजा इम्पे। और द्वितीयन का ढूंढ कर लेके आओ, हम पढ़ाए हैं, आप ढूंढ कर लेके आएंगे, HW है। अच्छा, गड़बड़ नहीं करोगे। अगला अब बताएंगे हम, कुछ नहीं सब। इसी के समय बंगाल में इसने गंधेला एक काम कर डाला, भारत के प्रथम निर्दोष ब्राह्मणी। ठीक है, यानी भारत का एक बंगाल का ब्राह्मण व्यक्ति था, वो बेचारा निर्दोष था, तो उसका जबरदस्ती फांसी दिलवा दिया ट्रायल के रूप में। बात समझ पा? अरे ट्रायल है मानो कि देखिए, इसने सोचा होगा कि देखिए इम्पे का न्याय करे आवत कि नहीं आवत, तो पहले ना सफल होगा भाई। अगर निर्दोष था तो एक फांसी दे दिया, पहले ना सफल होगी। समझ पा रहे हो? नहीं, न्यायाधीश का काम क्या होता है? सही न्याय देना। कितना दिमागी रहा ना। तो इसने एक बंगाल के निर्दोष ब्राह्मण को क्या किया? फांसी दिलवा दिया। ठीक, किसने? पगलवा हेस्टिंगवा ने। समझ पा रहे ना? कितना मस्त है, समझ पाए? उस ब्राह्मण जी का नाम क्या था? उनका नाम था श्री नंदलाल। क्या नाम था? श्री नंदलाल, यानी नंदलाल जी। ठीक है, आगे देखो। इसी के समय में, अर्थात वारेन हेस्टिंग के समय में ही भारत में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। आंग्ल का मतलब होता है जहां आग लगा रहे वहां पर, आंग्ल का मतलब अंग्रेज, और मराठा का मतलब महाराष्ट्र, जो शिवाजी राव वागले ना, शिवाजी, इनके यानी मराठों के और जो है अंग्रेजों के मध्य प्रथम युद्ध होता है, उसका नाम होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रथम डायरेक्ट मिलाना करके जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इस पूरा सब आते हैं इतना। अच्छा, तो इनका सब ध्यान दिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भवा कब? 1775 से लेकर 1782 तक बात रहा। ठीक, लंबा चौड़ा समय खींचा है। समझ पा रहे? 75 से 82 तक नहीं चला। यही तरह यूरोपों में उनका सप्तवर्षीय युद्ध नाम दे दी, 7 साल चले। तो एक गुलाबों के युद्ध भवा रहा है इतिहास में। चलो छोड़ो। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भवा कब? 1775 से लेकर के 1782 तक।
अब हम ज्यादा तोड़ेंगे नहीं क्योंकि अभी इनको सब पढ़ना है। अच्छा, आगे इसमें एक संधि हुई थी। संधि किस लिए होती है? जैसे हम यूक्रेन और रूस लड़ रहा ना, यही में जब भारत जाएगा कि भैया और काहे लड़ रहे हो, तो कहेंगे अच्छा ठीक है, तो उसमें समझौता कराएगा। वो कौन सी संधि कहलाएगी? रूस और यूक्रेन, ठीक, यानी मॉस्को और क्यू समझौता, ठीक। तो उसी तरह ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कैसे समाप्त हुआ? आंसर होगा सालबाई की संधि से, ठीक। सालबाई की संधि यानी संधि का तो समझौता, ठीक है। सालबाई की संधि, एक सालबाई नामक स्थान है, वहां पर भैया इसे सालबाई भी कहते हैं, ठीक है। यह स्थान पर 1782 में समझौता हुआ, जिसे हम सालबाई की संधि के नाम से जानते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? सालबाई की संधि के तहत, ठीक। आगे नहीं तोड़ेंगे इसको, कहीं पढ़ना बाद में अध्ययन करते हैं। अगला दूसरा, इसी के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। कौन? द्वितीय आंग्ल मैसूर। मैसूर कहे तो कर्नाटक में है। कहां? मैसूर कहे तो कर्नाटक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 1780 से लेके 84 तक। सोचो कितने सारे पागल रहे हैं सब। ये सब यहाँ 82 तक का इधर लड़ी रहे और कर्नाटक में लड़ाई लड़ी रहे। देखो ना, समय तो देखो नहीं सही से, ठीक है। अब सोचे होंगे इधर हारे वाले, चलो संधि कर ले, क्योंकि इधर शुरू हो गया है, ठीक है। तो 82 से लेकर 80 से लेकर के 84 तक कौन सा युद्ध हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक। ये कैसे समाप्त हुआ? तो मैसूर युद्ध आपका समाप्त हुआ है मंगलौर की संधि के तहत। कौन? मंगलौर। मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 में। मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। कल हमने एक पॉइंट गलत बता दिया, तो मंगलौर कर्नाटक, वो केरल बता दिया, तो सही कर लेना, ठीक है। मंगलौर हवाई अड्डा था ना, तो ये कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में मंगलौर संधि के तहत आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब, छोड़ो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82 के बीच में। किसके तहत समाप्त? सालबाई संधि। कब हुई? 1782। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 80 से 84। किस संधि के तहत समाप्त हुआ? मंगलौर। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समय इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्हें आप याद रखें। कोई समस्या? ठीक है, दिखाते हैं सही। आइए ध्यान पूर्वक देखते हैं थोड़ा से। जो वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स आप जानते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में सन 1784 में एक आया था, उसे हम कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। आप इंपॉर्टेंट से याद रखेंगे। और देखो उसी समय वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही भारत में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। किसकी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी सन 1781 में, ठीक। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, इसका मतलब भारत में रेवेन्यू मतलब राजस्व, भारत का राजस्व इकट्ठा करके एक विशेष प्रकार का विभाग बनाया, जिसे राजस्व विभाग कहते हैं, ठीक, या राजस्व विभाग, वही कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड को आरबी क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं आरआरबी कहते हैं ना। उसी तरह इसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत ही कलकत्ता में प्रथम मदरसे की स्थापना की गई। याद रखो, कलकत्ता में प्रथम मदरसे यानी टैक्स वैक्स आवा, जब पैसा वैसा इकट्ठा हुआ, अरे जिससे हुआ 16 मंदिर बनवाए रहे ना, पैसा इकट्ठा हुए गए, वही तरह जब टैक्स इकट्ठा हुआ देते हैं, तो यहाँ भारत के मुसलमानों को अपनी तरफ अंग्रेजों अपने पक्ष में करने के लिए कहीं काम पे मदरसा बनवा देते हैं। जो ने हमरे तुमरे यहाँ जो प्रधानवे क्या करते हैं, पैसा जितना आता है, जैसे गौशाला आया अपने मनैवन का दिवा देते ताकि ये वोट हमें कटे ना। समझ पा रहे ना, ये सब नीतियां कहाँ है, हो चुकी पीछे। तो वही तरह अंग्रेजों अब भारत व्यवस्था संप्रदाय के आधार पर तोड़ने की कोशिश की जा रही देश में, ठीक है। तो संप्रदाय के आधार पर मुसलमानों के लिए प्रथम मदरसे की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ते में। किसके तहत? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत सन 1781 में। किया किसने? इस जाहिल गवार ने, हेस्टिंग्स ने। किसने? हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक। तो वारेन हेस्टिंग्स से। और बनारस में हिंदुओं के लिए जरा देखो, मतलब देश की जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बनारस में संस्कृत विद्यालय, कौन? संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई 1782 में। व्यक्ति था जोनाथन डंकन। क्या नाम था? जोनाथन डंकन, ठीक। तो भारत में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कलकत्ता बनारस में किसके द्वारा की गई?
आंसर होगा आपका जोनाथन डंकन का, जोनाथन डंकन। इसके तहत बहुत कुछ किया गया, बाद में पढ़ेंगे, तो जानो लग जाएगा। आगे इसी समय कहे तो वारेन हेस्टिंग्स के ही समय सन 1784 में बड़ा इंपॉर्टेंट पीट्स इंडिया एक्ट भारत आया। ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट भारत आया। तो पीट्स इंडिया एक्ट भारत में किसके समय में आया? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स के समय। अच्छा, ये आया कब आया? कोनो आवे तो मतलब ये नियम बन के कहां से आ रहा? इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से बन करके आ रहा पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट। इसके तहत किया क्या गया? भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, मतलब कहने का जो राजस्व पैसा वैसा इकट्ठा करते हो, यही का कंट्रोलिंग पावर बनाई जाए। बात समझ पा रहे हो? जैसे आज देश में जितने भी बैंक हैं, इन सबकी बैंकों की कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? आरबीआई के पास है, नहीं का? जैसे बड़ौदा बैंक है, एसबीआई बैंक, इनकी सबकी कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? आरबीआई के पास है ना। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता, नहीं कहा जाता। ठीक, आगे तो उसी तरह बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड कहे तो यही वाला, ये वाले जो रेवेन्यू बोर्ड है, इसकी कंट्रोलिंग पावर के लिए, यदि पैसा वैसा इकट्ठा हुआ था ना, तो इकट्ठा हुआ है, तो इसके लिए इसका साफ साफ वारेन हेस्टिंग्स ने किया विरोध। क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया विरोध, क्योंकि अभी तक इसके मालिक तो वारेन हेस्टिंग्स है ना, लेकिन अब तो कोई दूसरा व्यक्ति बन जाएगा। जैसे बात समझो जरा, जैसे आप हमारे सबके यहाँ मान लो फाइनेंस मिनिस्टर, मान लो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फाइनेंस मिनिस्टर को आरबीआई के प्रमुख बनाया जाता है ना, और उसके बाद वर्तमान में गवर्नर बनाया जाता, तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर को अच्छा लगता का? नहीं ना। उसी तरह यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स को अच्छा ना लगा, इसके विरोध में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। बात समझ पा रहे हो? अपना क्या दे दिया? इस्तीफा। बात समझ पा रहे हो? अपना इस्तीफा दे दिया। अब जब अपना इस्तीफा, जरा सोचो, आपको वर्तमान इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे के भाग गए इंग्लैंड। समझ पाओ? इंग्लैंड भाग गए, और इंग्लैंड जब भाग गए तो वहां पर इंग्लैंड गए फरवरी 1785 में, और जब गए तो वहां पर इन पर चला दिया गया जो है महाभियोग। कहा जुड़ा वहां से इतना महत्वपूर्ण पद का है छोड़ के भागे हो। बराबर समझो, जैसे वर्तमान में हम आपको जोड़ते हैं राजनीति से, वर्तमान में आप जानते हैं गुलर कर भाषण देने वाले स्वामी प्रसाद जी को ना, इनको अगर अभी तक वर्तमान में इन्होंने गद्दी क्यों छोड़ी? ये श्रम मंत्रालय के अधिकारी थे। कौन? श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री थे। अगर ये श्रम मंत्री अब नहीं, ये आज के साल खान पहले छोड़े होती तो इनका सरकार कूच कुंज के अचार बना देते। बात समझ पा रहे हो? इन्होंने इसलिए वर्तमान में छोड़ा क्योंकि वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता है ना। यही अगर साल खान पहले की होती तो जितना माल काटे रहे ना, पूरा सरकार इनसे एक रुपया वसूल जाते। बात समझ पा रहे हो? वह हाल यहाँ पर है, जरा समझो, वही हाल यहाँ पर है। अगर ये इस्तीफा दिए होते तो क्या होता? उनके स्वामी के साथ वही होता जो इनके साथ हुआ। ठीक, इनके ऊपर सरकार जांच करा के ईडी के छापा मरवा के इनका कंगाल बना देते। समझ पा रहे हो? नहीं, वही तरह यहाँ पर इनके ऊपर जो है क्या कर दिया गया? पार्लियामेंट में, भैया पार्लियामेंट में बर्क नामक एक संसद ने क्या कर दिया? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बर्क नामक संसद ने के ऊपर लगा दिया महाभियोग। क्या? महाभियोग की प्रक्रिया अब राष्ट्रपति के ऊपर चलाई जाती है भारत में, जानते हैं, नंबर 61 है, जानते ना ये। और इसमें जब चलाया गया तो यह प्रक्रिया चली सन 1788 से लेकर के 1785 तक 7 साल चली। और बाद में ये देखा गया कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, वारेन हेस्टिंग्स ने जो है गद्दारी की है, तो किसके साथ इस्तीफा इंग्लैंड के साथ थोड़े किया है, भारत के साथ ही किया है। कहा चलो इसको बरी कर देते हैं, तो अंततः इसे बरी कर दिया गया। भारत का ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है। आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। बात समझ पा रहे हो? कि श्यामा प्रसाद ने क्यों पद नहीं छोड़ा पहले? समझ पा रहे कि सब पढ़े लिखे है ना, लग जाएगा। अब इसके बाद जब ये पद छोड़ करके गया था तो कंपनी ने एक जो है नियुक्त किया था दूसरा गवर्नर जनरल, जैसे हम कार्यवाहक कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हमारे आपके मोदी जी अगर पद छोड़ दें, किसी न किसी को कार्यवाहक पीएम बनाया जाएगा ना, समझ पा रहे? तो कार्यवाहक व्यक्ति बनाया गया था, उसका नाम सर जॉन मैकफर्सन था। बस अब इसकी बात हम इसको कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें कोई समस्या तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला हम कल पढ़ेंगे। कोई समस्या? यदि आपको अच्छा लगा हो भैया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे। कोई समस्या हो कमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे, सबका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।